हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 13 सुमितानंदन पंत जी की एक कविता ग्रामश्री, जिसके अभी तक हमने कवि परिचय के पाठ परिचय और अभी तक हमने कुछ पंक्तियों को पढ़ा था, जिसमें उन्होंने ग्रामश्री का काफ़ी जो है सूक्ष्म तरीके से वर्णन जो उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से किया है। और ये देखा है कि किस तरह ग्राम का जो एक माहौल होता है, खेत खलिहानों का माहौल होता है, किस तरह की वहाँ लहलाती फसलें हैं जो हमें एक साधारण से सामान्य से इंसान को भी क्या करती है, आकर्षित करती है, और किस तरह की प्राकृतिक छटा जो हमारे इस प्रकृति परिवेश में पाई जाती है उसका वर्णन उन्होंने अपने इस कविता के माध्यम से किया था। और ये देखा है कि जहाँ जिस तरीके से फसलों में फल फूलों का आना होता है, फल सब्जियों का आना होता है, तो किस तरह प्रकृति में एक नयापन छटा सी छा जाती है। और फिर देखा आगे कि वसंत ऋतु के आगमन पर जो हमने देखा कि नए नए पत्ते कलियान जो चले थे, तो देखा जैसे बसंत पंचमी या हम देखें एक वसंत ऋतु का आगमन जब होता है तो प्रकृति में एक नई बहार सी आती है। क्योंकि वसंत या हम बात करें वसंत ऋतु की, तो वसंत ऋतु में जो होता है कि जितने भी पुराने वृक्षों की बात करते हैं कि वृक्षों पे जितने पुराने पत्ते होते हैं, पुराने से मतलब जो हर साल उनके नए पत्ते आते हैं, तो कुछ पत्ते जो पुराने होते हैं अपने आप ही झड़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी जगह नए नए पत्तों का आगमन होता है। फसलों में देखें तो उन्हें नए नए फल फूल जो लगते हैं उससे काफ़ी जो वहाँ का प्रकृति का आवरण होता है काफ़ी महक सा उड़ता है, वही वातावरण पूरी ओर छाया रहता है। आज जो हम पढ़ रहे हैं आगे की जो पंक्तियाँ रही थी कि हमने अंतिम पंक्तियों में पढ़ा था कि अब जो है कि बगीचों में जहाँ बात कर रहे थे कि वहाँ अमरूदों का आम के जो पेड़ हैं आम पर लगना शुरू हो चुके हैं, उसके बाद देखा टमाटर मिर्चें लगना शुरू हो गई थी। आज जो हम पढ़ रहे हैं कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली को कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखा पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। अब यानी यहाँ बात की जा रही है कि जो हम बात कर रहे थे गंगा किनारे जो बालू जो कन्ने के से किनारे पे जो बात करते हैं कि एक जो बालू मिट्टी पाई जाती है जिसमें लहरें जो उसकी सतरंगी लहरें जो पाई जाती है कि उस पर कई तरह की लहरदार डिजाइन सी जो हो जाती है, और उन पे जो आसपास जो उनमें से फल या सब्जियां उगाई जाती है उनके बारे में बात करते हैं कि बालू के सांपों से, यानी बालू की जो मिट्टी होती है हवाई चलने के कारण कुछ उसमें कटाव सा छोड़ जाती है, तो ऐसा लगता है जिसमें सांपों से क्या रखी उन्होंने अपनी रेखाएं अंकित कर रखी है गंगा की सतरंगी रेती। क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बात करते हैं मिट्टी में, तो मिट्टी में कई ऐसे कण होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, चमकते से प्रतीत होते हैं, तो काफ़ी सुंदर देखने में लगती है। और उस पर जो उसके किनारे होते हैं, तट होते हैं, उन पर तरबूजों की खेती भी कर दी गई है। अब पानी में जो है जलीय जीव जो है जिसमें हम बात करते हैं बगुले की, तो बगुले भी वहाँ बैठकर अपने श्रृंगार को संवारते से प्रतीत होते हैं। तो जलीय जीव भी कुछ ऐसे हैं जो ऐसे वातावरण में अपने अटखेलियाँ करते रहते हैं, मस्ती में झूमते रहते हैं। तो जैसा बगलू जैसा जीव है वो अपने सिर पे जो बालों को संवारता है यानी अपने श्रृंगार को संवारता है, तो ऐसी कविता का वर्णन है कि तो यहाँ पे जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं इसमें गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि सुमितानंदन पंत जी के अनुसार गंगा किनारे रेत टेढ़ी मेढ़ी कुछ इस तरह से फैली हुई है जैसे कोई सांप बालू पर अपनी निशान छोड़ गया हो। उस रेत पर पड़ती सूर्य की किरणें रंग बिरंगी नजर आ रही थी, जैसा कि कारण भी बताया था। गंगा के तट पर बिछी हुई घास तरबूजों की खेती बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रही है। गंगा के तट पर शिकार करते हुए बुगले अपने पंजों से कलंगी को ऐसे संवार रहे हैं जैसे मानो वह कंघी कर रहे हो, यानी अपना श्रृंगार कर रहे हो। सुरखाब या चक्रवाक यानी चकवा जो पक्षी होता है वह जल में तैर रहे हैं, और मगरेटी पक्षी आराम से सोए हुए हैं। जो पक्षियों के अलग अलग प्रकार होते हैं वे भी क्या करते हैं, उसमें जल विहार का आनंद लेते हैं, उस पानी के अंदर आनंद लेते हैं, क्योंकि प्रकृति भी उस तरह उन्हें मनोरम उनको प्रतीत होती है कि वहाँ बैठ कर वह ध्यान जैसी मुद्राओं में आ से जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, बिगी अंधियाली सी निशी की तारक स्वप्नों में खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। तो देखिए लास्ट में यहाँ पे ऐसी जो प्रकृति परिवेश की जो एक छटा है वह ऐसी छटा है कि वह हर प्रकृति के हर मनुष्य का कहता मन को हर लेता है। तो यहाँ पे कवि जी ने इस तरह का वर्णन अपनी इस कविता में किया है कि कवि ने कहा है कि गाँव की हरियाली शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सरल वर्णन है। उनके अनुसार सर्दी की धूप में जब सूर्य किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ती है तो वो इस तरह चमक उठती है मानो वो खुशी से झूम रही हो। कवि को ये दोनों आलस्य से
भरे सोए हुए प्रतीत होते हैं। सर्दी की रातें ओस के कारण भीगी हुई जान पड़ती है, जिसमें तारे मानो किसी सपने में खोए हुए लगते हैं। इस वातावरण में पूरा गांव किसी रत्न की तरह लगता है, क्योंकि पूरे गांव में जो हम देखते हैं खेत खलिहानों से सराबोर होता है, भरा होता है, जैसे आकाश ने नीले रंग की चादर उठा रखी हो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरे गांव को इन हरियाली ने ढक लिया है, और उसको क्या कर रखा है, उसके ऊपर जो आसमान है वे क्या कर लिया, आकाश ने अपने नीले रंग की चादर से डाल रखा है। इसी प्रकार शरद ऋतु के अंत में कुछ दिनों में गांव का वातावरण की अनुपम शांति की अनुभूति होने से लगती है, जिससे गांव के सभी लोग बहुत प्रभावित होते हैं। और ऐसी शोभा जो होती है गांव की, उसके हर मन जो जितने व्यक्तियों का मन होता है उनका मन हरता रहता है। तो ये कविता जो गांव की बताई कि यानी हिम आतप, हिम से मतलब होता है बर्फ, कि जैसे शरद ऋतुएं आती है तो जितने सुख से जो लोग होते हैं वो अलसाई से सोए से प्रति लगते हैं, आनंद के क्षण में होते हैं। जैसे भीगी भीगी अंधियाली में निशी की तारक सपनों में ऐसा लगता है कि वो रात की चांदनी में तारों को देखते देखते क्या कर रहे हैं, खो से गए हैं, उन्हीं की यादों में खो से गए हैं। और इस तरह आगे जो हम देखते हैं कि रत्नों की भांति मरकत, यानी एक रत्न होता है, जितने भी हमारे रत्न जो होते हैं, रत्नों की बात करते हैं, उस तरीके से खुला ग्राम लगता है उनको, जिस पर ऐसा लगता है कि ये नीले आकाश में उनको ढक सा दिया है। तो ऐसी में जो शोभा होती है गांव की, उसका हर मन झर लेता है। तो ये थी हमारी कविता ग्रामशी, जिसे जो सुमिता नंदन पंच की लिखी हुई है। और ये कविता आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, जिसमें हमने ग्रामीण परिवेश का और उसमें खेत खलिहानों का, पेड़ पौधों का और जो फल सब्जियां फूल लगते हैं उनका जिक्र किया है। आगे हम बात करते हैं प्रश्न उत्तरों की। तो देखिए आगे प्रश्न है कि कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। तो अभी है जो हमने लास्ट की पंक्तियों में बात करी थी, तो इसका उत्तर है कि कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि उसकी शोभा अनुराग है। खेतों में दूर दूर तक मखमली हरियाली फैली हुई है, उस पर सूरज की धूप चमक रही है। इस शोभा के कारण पूरी वसुधा प्रसन्न दिखाई देती है। इसके कारण गेहूँ, जौ, अरहर, सनई, सरसों की फसलें उगाई है। तरह तरह के फूलों पर रंगीन तितलियां मंडरा रही है। आम, बेर, आड़, अनार आदि मीठे फल पैदा होने लगे हैं। आलू, गोभी, बैंगन, मूली, पालक, धनिया, लौकी, सेम, टमाटर, मिर्च आदि खूब फल फूल रहे हैं। गंगा के किनारे तरबूजों की खेती फैलने लगी है। पक्षी जो है आनंद विहार कर रहे हैं। ये सब दृश्य मनमोहक बन पड़े हैं, इसलिए गांव सचमुच जन मन को हरता रहता है। तो यह जो हमने कविता की जो बात करी थी, कवि ने जो हमें पूरे पाठ के समूचे ग्रामीण परिवेश की जो खेत खलिहानों का जिक्र इस कविता के माध्यम से कराया था, वो इस कारण से हमें झरता जनमन लगता है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न है कि कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन हुआ है। तो हम जो बात कर रहे थे, कविता में सर्दी के मौसम के सौंदर्य का वर्णन हुआ है, क्योंकि उस समय की जो हम हरियाली देखते हैं, जो ओस की बूंदों का जिक्र आता है, वो ऐसे मौसम में ही संभव हो पाता है। इसी समय गुलाबी धूप हरियाली से मिलकर हरियाली पर बिछी चांदी की उजली जाली का एहसास कराती है, और पौधों पर पड़ी ओस हवा से मिलकर उसमें हराक्त होने का भान होता है। क्योंकि उस समय देखते हैं हरे हरे जो जितने फसलें होती हैं, उस पर जब ओस की बूंदें गिरती है, तो ओस के बूंद के गिरने के बाद जब सूर्य किरणें उस पर पड़ती है तो वह मोती को समान चमकने से लग जाती है। इसके अलावा खेत में सब्जियां तैयार होने, पेड़ों पर तरह तरह के फल आने, तालाब के किनारे रेत पर मंगरोट नामक पक्षी के अलसी कर सोने से पता चलता है कि ये सर्दी के मौसम का ही वर्णन है। और इसके साथ साथ ये एक वसंत ऋतु का भी जिक्र आता है कि वसंत ऋतु के समय जो वृक्षों पर नए नए पत्ते, फल फूल जो आते हैं। आगे देखिए तीसरा प्रश्न है कि गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। तो इसका जवाब है कि गांव में चारों ओर मखमली हरियाली और रंगों की लाली छाई हुई है। विविध फसलें लहला रही हैं, वातावरण मनमोहक सुगंधों से भरपूर है। रंगीन तितलियां उड़ रही हैं, चारों ओर रेशमी सौंदर्य छाया हुआ है। सूरज की मीठी मीठी धूप इस सौंदर्य को जगमगा रही है, इसलिए इस गांव की तुलना मरकत के डिब्बे से की गई है। मरकत यानी एक रत्न बताया था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। अरहर और सनई फलीदार फसलें हैं जिसमें फलियां लगती है, जैसे मटर भी एक होता है उसमें फलियां लगती है, और इसकी फसलें पकने पर जब हवा चलती है तो इनमें से मधुर आवाज़ आती है। ये मधुर आवाज़ किसी स्त्री की कमान में बंदी करधनी से आती हुई प्रतीत होती है। इन्हीं मधुर आवाज़ों के कारण कवि को अरहर और सनी के खेत धरती की करधनी जैसे दिखाई देते हैं।
आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 कह रहा है भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करना है तो देखिए जिसमें सामान्यतः कविता की लाइनें होती है उसको सामान्य हिंदी में हम इसे समझाते हैं कि बालू के सापों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, यानी तो इसका जो भाव है कि गंगा तट की रेत बल खाते सांप की तरह लहरदार है और विविध रंगों वाली फैली हुई है। आगे देखें, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, तो इसका है कि हरियाली धूप के प्रकाश में जगमगाती हुई हसमुख सी लग रही है। सर्दी की धूप भी इससे जो शांत है, उन्हें देखकर यूँ लगता है मानो दोनों अलसाकर एक दूसरे के संग सो गए हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6 जो बात कर रहा है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ देखने का प्रयास कीजिए कि तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा है झलक। तो हमें देखें कि अलग अलग जो शब्द हैं कि जो आगे हम बात कर रहे हैं ऐसे फसलों के बारे में कि हरे हरे का जिक्र आ रहा है, तो हरे हरे में कौन सा अलंकार है, वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि हरे हरे शब्द का 2 बार क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। इसी तरह आगे देखिए, और हरे हरे हिल हरित जो शब्द है, यानी दोनों को हम देखें अगर वापस कि हिल हरित दोनों जो शब्द हैं वो दोनों शब्द क्या बता रहे हैं, हिल हरित यानी है वर्ण का आवरण बार बार हुआ है, इस कारण से यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, इस पे अनुप्रास अलंकार हो गया। और दूसरा है हरित रुधिर जो बताया जा रहा है इसमें, यानी हरे रंग का रुधिर बताने के कारण यहाँ पे क्या लगता है, जो हमारा एक शब्द आता है हरित रुधिर, हरित रुधिर में दोनों में देखिए कि रुधिर को जो है किसके समान, हरे रंग के समान बताया जाए। बाकी रुधिर जो होता है अपने लाल रंग का होता है, लेकिन यहाँ पे फसलों का जो रंग होता है हरा, इस कारण से उन्हें यहाँ पर ऐसा आभास होता है कि जो रुधिर है वह कौन से रंग का हो सका, हरे रंग का। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास अलंकार। आगे देखें हम इसमें कि तिनकों के हरे हरे तन पर, तो अब देखिए तिनकों के तन पर, तन तो जो मनुष्य का होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिक्र किया गया है तिनकों के हरे हरे तन पर, इस कारण से यहाँ पर रूपक एवं मानवीकरण अलंकार को दर्शाया गया है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 कि इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है, कि यानी हमें किसी राज्य का किसी अंचल का वर्णन तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा इस कविता में ये देखा कि यहाँ पर जो वर्णन हुआ है वह हुआ है गंगा के किनारे के तटों का वर्णन हुआ है। यानी जो गंगा किनारे ऐसे तट होते हैं, यानी किनारे होते हैं जहाँ पर ऐसे खेती की जाती है, तो वहाँ के जो प्राकृतिक परिवेश जो होता है, वातावरण जो होता है, काफ़ी मनमोहक और आकर्षक लगने वाला होता है, तो उस जगह का इस कविता में जिक्र किया गया है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8 जो बता रहा है कि भाव और भाषा की दृष्टि से आपको ये कविता कैसी लगी, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी कविता का सारांश रूप में आपको थोड़ा संक्षिप्त रूप में उसका वर्णन करना है कि भाव और भाषा की, यानी कविता का जो वर्णन हमारे कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने किया है कि ग्रामीण परिवेश का, हरियाली का जो जिक्र किया है, और जिस भावात्मक रूप में कि किस तरीके से हमें दिखती सी प्रतीत होती है। यानी हरियाली में हम देख रहे थे कि ओस की बूंदों का गिरना, आसमान का हरी चादर के रूप में उनको ढक देना, ओस की बूंदों का सूर्य के प्रकाश किरणों से चांदी के समान चमकना, जो फल फूल हैं उस तरह किस तरह से लग कर आते हैं, और जो फलियाँदार पौधे होते हैं उनमें जो फलियाँ लगती है उसके अंदर के जो दाने होते हैं, जो अरहर सनई के बीज होते हैं, वो किस तरह से करधनी के समान बस्ते से प्रतीत होते हैं। और जो जलीय जीव होते हैं वो ऐसे आनंद के क्षणों में क्या करते हैं, जल विहार का आनंद लेते हैं, अपने श्रृंगार को दर्शाते हैं। तो बच्चों ये थे आपके प्रश्न उत्तर, आपको अच्छे से पाठ समझ में आया होगा, तो इसके प्रश्न उत्तर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।